साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संगम काल या उसे संगम युग भी कह सकते हैं तथा महापाषाणिक काल जिसे इंग्लिश में मेगालिथिक पीरियड कहते हैं, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे और उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में उससे प्रश्न बनता है और वो सारे फैक्ट जो है हमसे भूल भी जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि दक्षिण भारत में जो प्रागैतिहासिक काल रहता है, इसके बाद महापाषाणिक काल की शुरुआत होती है और ये जो आपका महापाषाणिक काल रहा है, इसका संबंध जो है आपका लौह युग से रहा है। तो याद रखिएगा, महापाषाणिक काल का संबंध जो है आपका लौह युग से पाया जाता है, क्योंकि इस काल में जो है लोहे और उससे बनी हुई अनेक वस्तुएं जो है यहाँ पर प्राप्त होती हैं। अब यदि हम कहें कि महापाषाणिक काल की जो जानकारी हमें कैसे होती है, तो यहाँ पर जो जानकारी होती है वो कब्रों से होती है। अन्य जगहों पे आप देखेंगे जो बस्तियाँ होती हैं उनसे जानकारी होती है, यहाँ पर कब्रों से महापाषाणिक काल की जानकारी होती है। यहाँ पर कब्रें जो है बड़े बड़े गड्ढों में उत्तर दक्षिण दिशा में शव होते थे उनको रख करके बड़े बड़े पाषाणों से ढक दी गई हैं, इसीलिए इन्हें महापाषाणिक कब्रें कहा जाता था। और ये पूरा जो आपका इरा चलता है या पीरियड चलता है महापाषाणिक काल कहलाता है। और इसी समय महापाषाणिक काल के समय में ही आप देखेंगे तो यहाँ के जो निवासी रहते हैं वो दक्षिण में तालाब सिंचाई की शुरुआत करते हैं, मतलब इसी समय दक्षिण में तालाब सिंचाई की शुरुआत होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम महापाषाणिक काल का जो टाइम है आप कह सकते हैं 1000 BC से ले करके, ठीक है, ये 500 BC तक रहता है। इसके अलावा यहाँ के जो निवासी निवास का करते थे तो पहाड़ों के ढलानों पर ये निवास करते थे और खेती किया करते थे, ठीक है, पहाड़ों के ढलानों पर ये खेती करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो महापाषाणिक काल के बाद जो है संगम संस्कृत या संगम इरा या संगम युग की शुरुआत होती है। संगम युग का जो आप टाइम पीरियड कह सकते हैं यह 500 BC से लेकर के 500 AD तक चलता है। और यह जो नाम है आपका संगम नाम क्यों पड़ा, तो संगम का मतलब यह है, संगम का जो शाब्दिक अर्थ का है तो मिलन होता है। यह सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों कौन कौन से, चोल चेर पांड्य के तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन था। इसलिए इस पूरे आप कह सकते हैं जो पीरियड होता है या जो युग होता है इसे संगम युग कहते हैं। और इसमें जो आपका पांड्य राज्य है इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कौन करता है, मेगस्थनीज करता है। इसके अलावा अशोक का जो दूसरा और तीसरा अभिलेख है इसमें चोल चेर पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो कई बार पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में जो उसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि चोल चेर पांड्य इन राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो दूसरे और तीसरे अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा जो संगम युग है इसमें 3 संगम होते हैं, ठीक है, 3 संगम मतलब विद्वानों और जो कवि होते हैं उनका 3 बार समागम होता है। इसमें जो प्रथम संगम होता है यह आपका इसका जो केंद्र रहता है वह मदुरै। मदुरै क्या था, पांड्य शासकों की राजधानी थी, तो मदुरै में होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, अगस्त या अगंतियार रहते हैं। कौन, अगस्त या अगंतियार होते हैं। और उसके बाद द्वितीय संगम जो है इसका जो केंद्र रहता है कपाटपुरम या अलवय है, कपाटपुरम या अलवय रहता है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो इसकी अध्यक्षता तोलकाप्पियर ने की थी। दूसरे संगम की अध्यक्षता तोलकाप्पियर ने की थी। तोलकाप्पियर के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है तोलकाप्पियम। क्या है, तोलकाप्पियम है। और यह क्या है, यह तमिल व्याकरण है। एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तोलकाप्पियम का विषय क्या है, तो यह तमिल व्याकरण है। और किसने लिखी थी, तोलकाप्पियर ने। तृतीय संगम की बात करें तो इसका जो केंद्र होता है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, उत्तरी मदुरै में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर थे। कुछ अन्य पुस्तकों या ग्रंथों की बात करें तो एक पुस्तक या कह सकते हैं ग्रंथ है कुरल। तो कुरल के लेखक कौन है, तिरुवल्लवर हैं। कौन है, कुरल के लेखक तिरुवल्लवर हैं। और कुरल को तमिल साहित्य की बाइबिल या पंचम वेद कहा जाता है। इसके अलावा कुरल जो है तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। अगला है शिलप्पाधिकारम। शिलप्पाधिकारम का जो आप हिंदी में मतलब समझ सकते हैं नुपुर की कहानी, पायल की कहानी, इसको इलागो अधिगल ने लिखा। और इसका जो नायक रहता है इसमें जो कथानक है कोलन है और
उसकी पत्नी कन्नगी। तो इन्हीं के संबंध में पूरा घटनाक्रम चलता है। और यह जो सिलप्पाधिकारम की जो कथा वस्तु है, जो घटना है, वो पांड्य राज्य नेडुंजेलियम के समय का है। और यह जो सिलप्पाधिकारम है इसे तमिल साहित्य का इलियर कहते हैं, और सिलप्पाधिकारम जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला है मणिमेखलय। तो मणिमेखलय के रचनाकार कौन है? शीतले सतनार हैं, शीतले सतनार। और मणिमेखलय को तमिल साहित्य का ओडिसी कहते हैं, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है जीवक चिंतामणि। क्या है? जीवक चिंतामणि। इसके जो राइटर या रचनाकार रहे हैं तिरुक्कदेवर रहे हैं। कौन रहे? तिरुक्कदेवर। और यह जैन धर्म से संबंधित रहा है। और जीवक चिंतामणि जो यह पुस्तक है, यह विग्रह की पुस्तक है। ठीक है, यह विग्रह की पुस्तक है। तो याद रखिएगा, आपका सिलप्पाधिकारकम जो है आपका ये, और आपका जीवक चिंतामणि, ये दोनों ही जैन धर्म संबंधित है, जबकि मणिमेखलय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम लोग थोड़ा सा जो चोल चेर पांड्य राज्य हैं इनको अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चोल राज्य की बात करते हैं। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रहती है वो उरयूर रहती है, और बाद में ये अपनी राजधानी जो है मुख्यतः पुहार या कावेरी पत्तनम में स्थापित करते हैं। ये जो इनका कैसे क्षेत्र जो रहता है, आप उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु और जो आंध्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे इनका साम्राज्य फैला रहता है। और इनका जो राज्य चिन्ह था क्या था? बाघ था। बाघ इनका राज्य चिन्ह था। अब इनके शासकों की बात करें तो चोल वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था? एलारा हुआ। ठीक है, एलारा हुआ। और एलारा के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत का और चोल साम्राज्य का पहला शासक था। ठीक है, जिसने श्रीलंका पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा अगला है करिकाल। तो करिकाल यह चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय में दो युद्ध होते हैं। एक तो आपका बेड़ी का युद्ध होता है जिसमें यह चेर और पांड्य राजाओं को हराता है। इसके अलावा दूसरा है बहेप रुंदई का युद्ध। इसमें भी यह चेर और पांड्य राजाओं को हराता है। और इसका जो अगला शासक रहता है सेन गणान, जो प्रमुख शासक रहता है सेन गणान। तो ये आपके कह सकते हैं एलारा और आपका करिकाल और सेन गणान, ये आपके चोल राज्य से संबंधित रहे हैं। अगला है पांड्यवंश। तो पांड्यवंश की राजधानी क्या रही है? मदुरै रही है। ठीक है, जहाँ पे आपका प्रथम संगम और तृतीय संगम का आयोजन किया जाता है। पांड्य राज्य की जो राजधानी रही है वो क्या है? कालची या कुक्कई। कालची या कुक्कई। इनका इलाका आप देखेंगे तो जो दक्षिणी आपका केरल वाला, दक्षिणी तमिलनाडु वाला जो इलाका है नीचे का, वहीं पर इनका साम्राज्य विस्तारित था। इनका राज्य चिन्ह क्या था? मछली था। इनके प्रमुख शासकों में यदि बात करें तो नेडियोन सबसे प्रमुख शासक जो पहले आता है नेडियोन था। नेडियोन के समय में ही समुद्र पूजा की शुरुआत होती है। इसके बाद नेडुंजेलियम आता है। नेडुंजेलियम जो है अपनी उपाधि तलैया लंगानम रखता है। तलैया लंगानम क्यों रखता है? क्योंकि यह तलैया लंगानम नामक युद्ध करता है जिसमें चोल और चेर राजाओं को पराजित करता है। इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में जो अपनी उपाधि यह है तलैया लंगानम रखता है। इसके शासन में या कह सकते हैं इसके राज्य में जो है एक विद्वान था जिनका नाम था नक्कीरर। तो प्रसिद्ध विद्वान नक्कीरर जो है वो आपके नेडुंजेलियम के शासन से संबंधित रहे हैं। आगे चलते हैं। चेर राज्य की बात करें तो चेर राज्य की राजधानी कांची या करैयर है। ये आपका मेनली जो वर्तमान का केरल वाला इलाका है, यहाँ पर इनका साम्राज्य फैला था। तो राजधानी कांची या करैयर थी। बंदरगाह राजधानी की बात करें तो मुसरी या मुजरिस थी, और इनका राज्य चिन्ह धनुष था। तो इस प्रकार से देखें तो आपका इनका धनुष है, जो पांड्य थे उनका मछली रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके इससे पहले वाले थे क्या चोल, तो चोलों का बाघ रहा है। तो चोल और ये चेर जो है, चोल का बाघ, चेर का धनुष। जबकि जो सबसे नीचे रहते हैं साम्राज्य रहता है पांड्य, उनका क्या रहता है? मछली रहता है। और इनके समय के जो प्रसिद्ध शासक थे उनमें आप नाम बता सकते हैं उदयनजेरल, नेडुलजेरल आदन, कुट्टवन या लाल सेन गुट्टवन, लालचेर, भलाचेर। तो लाल सेल गुट्टवन के समय में दक्षिण भारत में पत्नी पूजा प्रारंभ होती है। मतलब दक्षिण भारत में पत्नी पूजा प्रारंभ करने का श्रेय लाल सेल गुट्टवन को दिया जाता है। इसके अलावा
अन्य शासकों में आययोमपारी तथा पेरुंजेरल इम्पोरोई, ये भी यहाँ के मतलब मैं आप कह सकते हैं जो चेर राज था इसके शासक थे। पेरुंजेरल इम्पोरोई का एक सामंत था आदि गैमान। तो ये जो आदि गैमान है इसे दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। आगे चलें तो महाभारत का तमिल में जो अनुवाद है वो विद्वान बिल्ली पुत्तनार ने किया था। तो यदि पूछा जाए कि महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया था, तो बिल्ली पुत्तनार ने किया था। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो राजा जो है कई सारी उपाधियां धारण करता था, जैसे कि को, मन्नम, बेदन, अधिराज, इरमपोरई। तो यदि परीक्षा में आ जाए कि ये को, मन्नम, बेदन, अधिराज, इरमपोरई क्या है, तो ये जो है संगम युग के जो राजा होते थे चोल, चेर, पांड्य राज्यों में, इनकी ये सामान्य उपाधियाँ होती थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाधि क्या थी, को की थी। ठीक है, को इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाधि थी, क्योंकि जो को है यह उपाधि देवता भी धारण करते थे। इसके अलावा जो राजा की सभा होती थी, राजा की सभा को नालवे कहा जाता था। नालवे कहा जाता था जहाँ वह प्रजा के कष्टों को सुनता था। तथा राजा के न्यायालय को मदरम कहा जाता था। तथा यदि कहा जाए कि मंत्री के लिए क्या शब्द मिलता है, तो अमेचार जो होते थे मतलब मंत्री। और गुप्तचर के लिए जो है ओर्राट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ओर्राट क्या थे, ये आपके गुप्तचर थे। यदि आप प्रशासन की बात करें, राज्य प्रशासन की, तो सबसे ऊपर आपका केंद्र होता था, जिसका कह सकते हैं केंद्र को संभालने का काम राजा का होता था। तो केंद्र के स्तर पर राजा होता था। और केंद्र जो है आपके प्रांतों में बटे हुए थे जिनको मंडलम कहा गया है। क्या कहा गया है, मंडलम कहा गया। और ये जो मंडलम थे आपके कमिश्नरियों में बटे हुए थे। और इन कमिश्नरियों को क्या कहा गया, वलनाडु या कुट्टम कहा गया। तो वलनाडु या कुट्टम कमिश्नरी रहे। और फिर से ये जिलों में डिवाइड होते हैं। जिलों के लिए क्या स्तर है, नाडु है। और ये जो जिले हैं तहसील में डिवाइड होते हैं और इसको कुर्रम कहा जाता है। और सबसे छोटी इकाई जो है आपकी उर या ग्राम होती है। इसके अलावा भू राजस्व के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, कुडमे कहा गया है। भू राजस्व के लिए कुडमे शब्द का प्रयोग मिलता है। और भूमि की माप के लिए माँ और बेली शब्द का प्रयोग होता है। जबकि चुंगी कर के लिए उल्गू शब्द का प्रयोग किया गया है। और सेना नायक के लिए जो है इनाड़ी क्या होते थे, सेना नायक होते थे। और बीरकल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, तो जो मृत सैनिक होते थे उनके सम्मान में पाषाण स्मारक बनाए जाते थे, इसी को बीरकल कहा जाता था। यदि आप सामाजिक दशा की बात करें तो यहाँ पर उत्तर भारत की तरह 4 जातियाँ नहीं बल्कि 4 वर्ग मिलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला वर्ग जो है वो आपका सुईडूम का है। सुईडूम जो है ये आप उत्तर भारत के जो ब्राह्मण होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण होते थे। सुईडूम ब्राह्मण, और इसमें बुद्धिजीवी आते थे। ठीक है, और इनकी खास बात करें, उत्तर भारत की तरह दक्षिण के ब्राह्मणों को भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, परंतु उनके खान पान, जैसे कि उत्तर भारत में खान पान में बड़ा वो रोक होती है ना कि मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पे दक्षिण भारत में क्या है, खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वह मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। अगला देखें, इसी में जो है अगला वर्ग है अरसर। अरसर में क्या थे, शासक वर्ग आते थे, सेना नायक हैं, योद्धा वर्ग हैं। तो ये सब इसमें आते थे। और चूंकि इसमें योद्धा वर्ग आते थे इसलिए जो है कई सारी जनजातियाँ जो कि युद्ध किया करती थी, जैसे कि मलवर और मरबा, ये भी इसमें शामिल थी। बेनिगर क्या थे, ये व्यापारी वर्ग थे। ठीक है, बेनिगर जो होते थे ये आपके व्यापारी वर्ग थे। अगला है बिल्लाल वर्ग। तो बिल्लाल वर्ग क्या थे, ये कृषकों का वर्ग बिल्लाल वर्ग था। और कृषक 2 प्रकार के होते थे, मतलब इनके 2 प्रकार थे। एक था बेल्लालर, ये संपन्न किसान थे। बेल्लालर जो थे ये संपन्न किसान थे और इनका विवाह जो है अरसर या शासक वर्ग में होता था। जबकि दूसरा जो इनका वर्ग था कडेशियर, ये कृषक मजदूर हुआ करते थे, मतलब इनकी दशा काफ़ी खराब थी। और याद रखिएगा संगम युग में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो संगम युग भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा युग है जिसमें दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। यदि आप विवाह की बात करें तो यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है संगम युग में, जिस प्रकार से उत्तर भारत में 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं। तथा विवाहों के बारे में जो उल्लेख है आपका वो तोलकाप्पियम नामक जो ग्रंथ है, तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ, इसमें आपका मिलता है। इसमें शादी के लिए लड़की की उम्र जो है 12 वर्ष बताई गई है और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तथा प्रेम विवाह के लिए पंचतीड़े शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और इस पंचतीड़े का संगम युग में विशेष उल्लेख किया गया है। अब आगे देखें थोड़ा सा
यदि स्त्रियों की दशा की बात करें तो यहाँ पर उत्तर भारत की अपेक्षा कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में स्त्रियों की दशा बेहतर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बाल विवाह, प्रदा प्रथा, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, जो कि आपके उत्तर भारत में मिलता है। परंतु यहाँ पर एक कुप्रथा थी, क्या? सती प्रथा का प्रचलन था। तो दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलन था, जबकि बाल विवाह, प्रदा प्रथा, दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। और विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। इसके अलावा विधवाओं की सामाजिक स्थिति की बात करें तो काफ़ी निम्न थी। और इस युग में जो है जो निवासी थे या जो लोग थे वो सुर्ख लाल रंग का मृदभांड का प्रयोग करते थे। इसी को क्या कहा जाता था? इसे एरिटिन कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? एरिटिन मृदभांड कहा गया है। अब यदि हम इस समय के जो भूमि थी, जमीन, उसके प्रकार की बात करें तो इसमें एक प्रकार आता है मरुदम। तो मरुदम जो होता था ये सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। कुरुची जो है ये पहाड़ों के ढलानों पर पाया जाने वाला ज़मीन थी, जो कि मरुदम से थोड़ी कम उपजाऊ थी। मुल्ले या अरण्य यह जंगल की भूमि थी। नेथल जो है ये समुद्रवर्ती भूमि थी। पाले ये रेगिस्तानी भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो याद रखिएगा, इस समय जो पूरा व्यापार होता था विदेशों से, चोल, चेर, पांड्य का, इसमें सबसे अधिक फायदा जो है वो चेर राज्य को हुआ। इसके साथ ही उत्तर भारत के धर्म को दक्षिण भारत और संगम युगीन राज्यों में फैलाने का जो श्रेय है वो दो प्राचीन ऋषियों अगस्त और कौटिल्य को दिया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलाने का जो श्रेय है वो भद्रबाहु को जाता है। किसको जाता है? भद्रबाहु को जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गए थे और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना देह त्याग देते हैं। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, यहीं पर जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर जो है ये जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव के पुत्र थे। इसके अलावा तिरुमल, कुछ देवताओं की बात है, तिरुमल जो है ये विष्णु के लिए प्रयुक्त शब्द है, जबकि विरूपाक्ष और वेंकटेश जो है ये आपका शिव के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है। इसके अलावा इस समय के सबसे कह सकते हैं कि सबसे फेमस या सबसे मुख्य जो देवता थे कौन थे? तो मरुगन थे। मुरुगन जो थे ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध देवता थे। इनका एक नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है, तो मुरुगन या सुब्रमण्यम था और इनको शिव का पुत्र माना जाता है। ठीक है। और इनको कुमार या कार्तिकेय से भी इनकी पहचान की जाती है और इनका प्रतीक जो था वो क्या था? बेलन था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो संगम काल है या जो उसके साथ ही महापाषाण काल, उसके बारे में संक्षेप में यहाँ पर हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।